हेलो दोस्तों, तो यार फाइनली आज हम एक नए एनिमे शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टाइन्स गेट। और मैं आपको बता दूं यार, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमेज है। अगर आप इस एनिमे को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो सच में ये एनिमे आपको भाई मजा दिला देगी। सबसे अच्छी बात ये है कि ये यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी ने अपलोड कर रखे है ये यूट्यूब पे। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये एपिसोड देखना, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखना प्लीज। अगर आप देखना चाहते हो इस एनिमे को अच्छे से, इसको एंजॉय करना चाहते हो जैसे मैं चाहता हूँ, तो इसके लिए प्लीज यही करना कि आपको सबसे पहले एपिसोड देखना होगा, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखना। इससे आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि यार मैं इसके साथ साथ ही रेंट अ गर्लफ्रेंड भी शुरू करूंगा, है ना। तो ऐसा करेंगे, हम ऑल्टरनेट चलाएंगे या फिर ऐसा करते हैं कि 4-5 एपिसोड पहले स्टाइन्स गेट के डाल देते हैं, उसके बाद रेंट अ गर्लफ्रेंड शुरू करेंगे, ठीक है ना। ऐसा सोच रखा है मैंने। तो चलो फिर यार वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमें यार एपिसोड की शुरुआत में 28 जुलाई 2010 का सीन दिखाया जाता है। इधर हमें टोक्यो के एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है और इधर एक काले बालों वाला आदमी खड़ा होता है जिसने एक लैब कोट पहन रखा होता है। बेसिकली ये एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है रेंटारो ओकावे। इसके यहाँ पे और भी नाम होते हैं जैसे होइन कियोमा और ओकरीन, जो कि इसकी बचपन की दोस्त उसे कह के बुलाती है। इसकी बचपन के दोस्त का नाम होता है मायोरी शीना या फिर मायोशी। इधर ओकावे मायोरी को एक रेडियो हॉल में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके जाता है और ये कॉन्फ्रेंस एक टाइम मशीन के ऊपर बेस्ड होती है। जब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तभी एक बहुत बड़ा सा अर्थक्वेक आता है। जब ओकावे छत पे देखने के लिए भागता है तो यार वो कोई अर्थक्वेक नहीं होता बल्कि एक अजीब सा ऑब्जेक्ट छत के ऊपर क्रैश हुआ होता है। इससे पहले कि वो और ज्यादा जांच पड़ताल कर पाए, मायूरी का उसको कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि मेरे पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। इधर मायूरी एक वेंडिंग मशीन के सामने बैठी होती है और वो ये कहती है कि मुझे यार ये खेलना है और उसके लिए मेरे को 100 येन चाहिए। ओकाबे को पता होता है कि यार ये सारी चीजें भाई बकवास होती है और इसमें पैसे वेस्ट करने वाली हरकतें होती है, लेकिन फिर भी वो इसमें 100 येन डालता है और ओकाबे को यहाँ पे भाई सबसे रेयर आइटम मिलता है, एक मेटल ऊपा। उसे इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है इसलिए वो ये मायूरी को दे देता है और मायूरी इस मेटल ऊपा टॉय फिगर के ऊपर अपना नाम लिख देती है। तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि भाई कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली होती है और ओकाबे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस पे चला जाता है और मायूरी दूसरी ओर चली जाती है। जब इधर ये कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो भाई हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर नाकाबाची इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे होते हैं और इधर ओकाबे भी उस मीटिंग को अटेंड करता है। यहाँ पे मायूरी बाहर ही रहती है और मायूरी थोड़ी देर बाद ओकाबे को मैसेज करती है कि भाई उसने अपना मेटल ऊपा खो दिया है, लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है क्योंकि वो उसको ढूंढ रही है। यहाँ पे ओकाबे थोड़ी देर और उस लेक्चर को सुनता है, लेकिन थोड़ी देर सुनने के बाद उसको समझ आ जाता है कि ये जो डॉक्टर नाकाबाची की थ्योरीज है टाइम मशीन के ऊपर, ये काफी हद तक जॉन टीटर की थ्योरी से मिलती है और हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली वो वहीं से उठाई गई है। इससे भाई नाकाबाची को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ओकाबे पे काफी गुस्सा करता है। तो ओकाबे उसे ये कहता है कि ठीक है फिर प्रूव करके दिखाओ कि तुम्हारी थ्योरी उसकी थ्योरी से अलग कैसे है। यहाँ पे बाकी सारे लोग जो अटेंड कर रहे होते हैं वो भी सोचने लग जाते हैं कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है ये बंदा। इससे पहले कि भाई ओकाबे यहाँ पे और ज्यादा धमाका मचा सके, यहाँ पे एक लड़की आती है और ओकाबे को इस रूम से बाहर लेके चली जाती है। ओकाबे यही कहता है कि तुम कर क्या रही हो और वो पहचान जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि माकी से कुरिसो है। साइंटिफिक रिसर्च में काफी बड़ी हस्ती है ये। इधर ओकाबे की एक आदत होती है कि वो कान पे फोन लगा के भाई किसी से ऐसा बात करने की एक्टिंग करता है और हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नाम डालता रहता है और वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने किसी लड़की को भेजा है और ये मोस्ट प्रोबेबली एक एजेंट है और मेरे को यहाँ पे ये फंसाने के लिए आई है। यहाँ पे कुरिसो यही कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो इस फोन पे, और जब वो उससे ये फोन छीनती है तो ये फोन ऑफ होता है ऑलरेडी और ओकाबे हंसने लग जाता है और वो कहता है हाँ, उसे यहाँ पे भाई शर्मिंदगी महसूस ना हो इसलिए वो अपने आप को कवर अप करने लग जाता है और कहता है कि ये बहुत स्मार्ट फोन है, जैसे ही ये मेरे से दूर जाता है ये तभी अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को मेरे प्लान्स के बारे में पता न चले। तो कुरिसो कहती है ये सब बातें छोड़ो, तुम सीधा टॉपिक पे आओ। अभी तुम 15 मिनट पहले मुझसे मिले थे, तुम कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मुझे बताओ वो क्या बात थी। वैसे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि सच में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। तो यहाँ पे भाई ओकाबे को कुछ समझ नहीं आता और वो यहाँ से भाग जाता है और जब वो नीचे आ जाता है तो वो मन में सोचता है कि क्या मैं इस बंदी से पहले मिल चुका हूँ, मुझे तो नहीं लगता। तभी उसको एक और मैसेज फोन पे रिसीव होता है, लेकिन जब वो उसे प्ले करके देखता है तो भाई यहाँ पे एक वीडियो टाइप होती है जो कि प्रॉपरली प्ले नहीं हो रही होती। आगे चल के भाई वो मायूरी से फिर से मिलता है और मायूरी यहाँ पे काफी उदास होती है कि उसका जो मेटल ऊपर था वो खो चुका है। तो ओकाबे यही कहता है अरे चिंता मत करो, छोड़ो, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन जब मायूरी से बताती है कि भाई ईबे के ऊपर इस मेटल ऊपर की कीमत 10,000 येन तक जाती है, तो भाई ओकाबे के तुम उसे लाट रखने लग जाते हो और वो कहते क्या बोल रही हो तुम यार, फिर तो हमें इसे ढूंढना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हें पता है ना हमारी लैब में यार बजट की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे बेच के हम अपना काम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मायूरी यही कहती है कि भाई मैं नहीं बेचने वाली, वो कौन कह रहा है कि वो हम बेचेंगे। ये दोनों जब यहाँ पे भाई मेटल ऊपा को ढूंढ रहे होते तभी भाई किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है बहुत बुरी तरह से
मायूरी सोचती है आवाज कहाँ से आई है, तो ओकाबे उसे भाई यहाँ पे बिल्डिंग से बाहर भेज देता है जिससे कि वो सेफ रहे, और वो खुद देखने के लिए जाता है कि भाई सीन क्या है। वो जब उस फ्लोर पे पहुंचता है तो वहाँ पे एक गेट ओपन हुआ होता है, और जब वो उस रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि भाई माकिसे कुरिसो, वो बंदी जो कि उसे पहले मिली थी, उसका भाई यहाँ पे मर्डर हो चुका होता है यार, और भाई उसके चारों ओर खून ही खून फैला होता है। इससे भाई ओकाबे की तो वाट लग जाती है और वो भाई बड़ा शॉक में हो जाता है। वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है और वो मायूरी से ठीक से बात भी नहीं कर पाता। वो उससे यही कहता है कि एक लड़की थी जिसका नाम था माकिसे कुरिसो, रेडियो हॉल के 8th फ्लोर पे उसको मार दिया गया है। इधर भाई एम्बुलेंस वगैरह आने लग जाती है और आकीहाबारा रोड के जितने भी लोग होते हैं वो आपस में बात करने लग जाते हैं। भले यहाँ पे ओकाबे की इस इंसिडेंट को देख के वाट लग चुकी होती है, लेकिन वो फिर भी यहाँ से आराम से निकल जाता है और वो इधर अपने लैब मेंबर को मैसेज करता है कि भाई माकिसे कुरिसो की डेथ हो चुकी है। जैसे ही वो इस मैसेज को सेंड करता है, हमें भाई यहाँ पे एक अननोन नंबर दिखाया जाता है और इमीडिएटली यहाँ पे सारे के सारे लोग गायब हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ ओकाबे होता है और वो सोचते हैं कि भाई सारे के सारे लोग चले कहाँ गए हैं। वो फिर से उसी बिल्डिंग के पास जाते हैं जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई होती है, या फिर मैं कहूँ जहाँ पे कुरिसो का मर्डर हुआ था। उधर उसे सिर्फ मायूरी ही दिखाई देती है। मायूरी उसके लिए उसकी फेवरेट ड्रिंक लेके आई होती है और ऐसा लगता है कि मायूरी को इधर बिल्कुल भी शौक महसूस नहीं हो रहा, तो उसे ये सब नॉर्मल लग रहा होता है। इससे ओकाबे और भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। यहाँ पे अभी तक उसे डर ही लग रहा था, लेकिन वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक होता है कि भाई जिस बिल्डिंग से वो अभी थोड़ी देर पहले निकले थे, उसी बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्रैश हुई होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पहले ओकाबे छत पे देखने गया था वो कोई सैटेलाइट नहीं थी, ये सैटेलाइट है। इधर ओकाबे और मायूरी दोनों के दोनों लैब में आ जाते हैं और यहाँ पे इनके लैब का तीसरा मेंबर होता है जिसका नाम होता है इटारो हाशिरा। ये एक हैकर होता है और यहाँ पे ओकाबे हमें इन मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो एक टीवी के सामने खड़ा होता है और टीवी पे भाई एक एल्पाका होता है जिसका चेहरा एक आदमी जैसा होता है। यार मतलब मैं क्या ही बोलूं इसको देख के अब, है ना। यहाँ पे पहले तो ये रैंडम बातें कर रहे होते हैं और इटारो को भाई ओकाबे की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो अपना वेब सर्फिंग कर रहा होता है और काफी ज्यादा बिजी होता है वो, और वो यही कहता है कि चलो फिर ठीक है यार, अब न्यूज देख लेते हैं। वहां पे अभी न्यूज कॉप्टर्स पहुंच ही गए होंगे तो हमें वहां का हाल पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वो अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट नंबर 1 को निकालता है और ये और कुछ नहीं बल्कि भाई एक बच्चे का खेलने का खिलौना होता है जिसके अंदर इन्होंने रिमोट फिट कर दिया होता है और इसी को ये भाई फ्यूचरिस्टिक गैजेट नंबर 1 कहते हैं। तो यहाँ पे हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि भाई रेडियो हॉल की छत पे एक सैटेलाइट क्रैश हो गई थी और इसे देख के भाई ओकाबे फिर से थोड़ा सोच में पड़ जाता है। मायूरी कहती है कि क्या हुआ ओकरीन, तुम्हें याद नहीं क्या जब तुम्हें पता चला था कि भाई सैटेलाइट उस बिल्डिंग के ऊपर क्रैश हुई है, तो तुम्हारा रिएक्शन तुम्हें को अभी तक याद है। और इटारो भी ओकाबे को याद दिलाता है कि तुम्हें याद है ना जब तुम्हें ये बात पता चली थी, तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे ये जान के कि भाई कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो चुकी है। तो ओकाबे कहते क्या बकवास कर रहे हो तुम, कॉन्फ्रेंस कब कैंसिल हुई, मैंने खुद अटेंड किया कॉन्फ्रेंस। तो ये सब कहते कि नहीं दोस्त, कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पे भाई ओकाबे का दिमाग खराब होने लग जाता है और वो कहता है जरूर ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो मेरी मेमोरीज के साथ भी खेलने लगे हैं, क्या सीन क्या है इनका। तभी यहाँ पे यार इनका टीवी यहाँ पे काम करना बंद कर देता है और ये टीवी उनको भाई उनके लैंडलॉर्ड ने दिया होता है बेसिकली। वो इटारो से कहता है कि चलो फिर ठीक है, टीवी उठा के नीचे लेके चलो, हमें मिस्टर ब्राउन के पास जाना है। तो इटारो कहता है देखो भाई मैं मोटा जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ताकतवर हूँ, ठीक है, ये बस मांस है और कोई मसल्स वगैरह नहीं है ये। तो ओकाबे यहाँ पे खुद ही भाई उस खराब टीवी को इतनी कड़ी धूप में नीचे लेके जाता है। ये और मायूरी दोनों जब नीचे आते हैं तो ये टीवी फिक्स करने के लिए मिस्टर ब्राउन को कहते हैं, लेकिन मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि भाई इसके कुछ 1000 येन के अराउंड लगेंगे, तो भाई ठीक कराना है तो बोलो, और वैसे भी ये तुम्हें फ्री में ही मिला था। तो यहाँ पे भाई ओकाबे मिस्टर ब्राउन को एक ऑफर देता है और इस शॉप में से निकल जाता है। ये और मायूरी भाई दोनों ऊपर आ जाते हैं और ओकाबे को मिस्टर ब्राउन पे काफी गुस्सा आ रहा होता है। तो वो इटारो से कहता है चलो फिर ठीक है, हमारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट नंबर 8 को टेस्ट करने का समय आ चुका है, जो कि भाई ज्यादा कुछ नहीं बल्कि एक माइक्रोवेव होता है जिससे वो टाइम ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर इटारो भाई ओकाबे की बातों को सुन सुन के थक चुका होता है और वो कहता है भाई इससे बहस करने को कोई मतलब नहीं है, तो चलो फिर शुरू ही कर लेते हैं, है ना। इस एक्सपेरिमेंट में भाई बनानास की जरूरत होती है एज यूजुअल, और मायूरी यहाँ पे बनानास खरीद के लाती है। तो वो यही बोलती है कि मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए लाती हूँ बनानास और तुम इसे ग्रीन जेली बना देते हो, क्या सीन है ये। लेकिन ओकाबे कहते हैं कि नहीं, मेरे को नहीं पता, लेके आओ बनानास, इसकी जरूरत है हमें। तो जैसे ही ये लोग भाई माइक्रोवेव में उन बनानास को डालते हैं तो थोड़ी देर बाद ये बनानास भाई ग्रीन जेली बन चुके होते हैं, जिसके बाद ओकाबे और इटारो भाई यहाँ से बाहर जाते हैं। इधर भाई इटारो यही कंप्लेंट करता है कि भाई मैं हैकर हूँ यार, मेरे को अंदर बैठ के काम करना होता है और तुम मुझे इतनी कड़ी धूप में बाहर घुमा रहे हो यार, इतनी देर हो गई, जबकि भाई यहाँ पे बस 10 मिनट ही हुए होते हैं। इधर भाई ओकाबे आगे बढ़ रहा होता है। ये दोनों के दोनों भाई एक सेमिनार अटेंड करने जा रहे होते हैं जो कि डाई बिल्डिंग में आगे हमारा टेक्नो फोरम के ऊपर होता है। उस समय ओकाबे को भाई गलती से भाई ये पता चल जाता है कि जो मैसेज उस दिन उसने भेजा था इटारो को कि भाई माकिसे
माकिसो कुरोसो की डेथ हो चुकी है, वो 28 तारीख को उसने भेजा था। लेकिन जब वो भाई टारो का फोन चेक करता है तो वो देखता है कि भाई टारो को वो मैसेज 23 तारीख को रिसीव हुआ है यार, मतलब 5 दिन पास्ट में चला गया उसका मैसेज। ये बेसिकली यार यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा सीन हो गया। 28 को ओकाबे ने वो मैसेज भेजे थे, लेकिन भाई 23 को ही वो मैसेजेस इटारो को रिसीव हो चुके थे, और वो भी पार्ट्स में। ये देख के भाई ओकाबे काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है, और जैसे ही ये लोग एलिवेटर से बाहर निकलते हैं भाई सामने माकिसो कुरोसो खड़ी होती है जिसकी भाई डेथ हो चुकी होती है। इसे देख के भाई ओकाबे का और दिमाग खराब हो जाता है भाई, मतलब वैसे ही यार अपने आप को ओकाबे मैड साइंटिस्ट कहता है, और ये सब देख के तो यार एक बार को मुझे भी लगने लगा था कि यार ओकाबे मैड साइंटिस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ यार ये चीज एक्चुअल में हो रही है। माकिसो कुरोसो जिसकी डेथ हो चुकी थी वो अब सामने जिंदा खड़ी हुई है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो यार मैं आपको कहूंगा कि यार ये एपिसोड्स और जितने भी स्टाइन्स गेट के एपिसोड है ये आपको थोड़े से ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। मैं कह रहा हूँ प्लीज 10th एपिसोड तक मेरे साथ रहो, उसके बाद सब कुछ समझ आने लग जाएगा, और मैं बैठा हूँ ना समझाने के लिए, तो आप प्लीज देखते रहना। कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में पूछना, ठीक है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।